हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट नंबर 1 का लास्ट वीडियो लेकर आए हैं। यूनिट नंबर 1 में जो टर्मिनोलॉजी आपकी रह गई है, छोटे छोटे जो शब्द आते हैं अकाउंट में जिनका मीनिंग हमको जनरली नहीं पता होता, उन सारी शब्दावली का आज हम मीनिंग लेकर आए हैं। और जो चीज़ें छोटी मोटी रह गई हैं यूनिट नंबर 1 से, उन टॉपिक को भी हमने आज इस वीडियो में कवर किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं परचेस बुक लिखा हुआ है। परचेस बुक का मतलब होता है क्रय पुस्तक। अब ये क्रय पुस्तक जो है वो कहाँ रखी जाती है, तो याद रखिए ये सब्सिडरी बुक्स हैं। सब्सिडरी बुक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम इसको कहते हैं सहायक पुस्तकें। तो हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, सहायक पुस्तकें कहते हैं। तो याद रखिए जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं उनको हम सहायक पुस्तकें कहते हैं। जो कंपनी या जो फर्म व्यापार में बहुत बड़ी होती हैं, बड़ी बिजनेस फर्म होती हैं, वो ये सब्सिडरी बुक्स रखती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बड़ी कंपनियां जो होती हैं या बड़ी व्यापारिक फर्म जो होती हैं वो कौन सी पुस्तकें रखती हैं, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं, वहाँ बहुत सारे जो हैं वो लेन देन होते हैं, और ज़्यादा लेन देन होने की वजह से उनको खाते नहीं बनाना पड़ते, बल्कि वो सीधा सहायक पुस्तकें रखते हैं। और सहायक पुस्तकें कितने प्रकार की होती हैं, तो सहायक पुस्तकें सब्सिडरी बुक्स जो हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। ये सहायक पुस्तकें क्या होती हैं, ये सब्सिडरी बुक्स क्या हैं, तो इनको भी समझ लें। सहायक पुस्तकें या सब्सिडरी बुक्स जो हैं ये सब डिवीज़न ऑफ जनरल है, ये सब डिवीज़न ऑफ जनरल है। तो इसको भी याद रखिएगा कि सब डिवीज़न ऑफ जनरल किसे कहते हैं, तो सब डिवीज़न ऑफ जनरल जो है वो कहा जाता है किसको, वो कहा जाता है सब्सिडरी बुक्स को। हिंदी में इसको समझ लें कि जनरल का उपविभाजन किसको कहते हैं, जो आपकी जनरल पहली स्टेप है, इस जनरल का उपविभाजन इस किसको कहते हैं, तो ये सहायक पुस्तकों को कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिए कि इसके इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, सहायक पुस्तकों को, इसको सब डिवीज़न ऑफ जनरल कहेंगे इंग्लिश में। सब डिवीज़न ऑफ जनरल इज़ कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। और इंग्लिश में इसको क्या क्या कहा जाए, हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा, जनरल का उपविभाजन जो है वो सहायक पुस्तकें हैं। और जनरल का उपविभाजन पूछा जा सकता है कहाँ किया जाता है, सब डिवीज़न ऑफ जनरल कहाँ किया जाता है, तो उन संस्थाओं में, उन इंस्टीट्यूशन में ये सब डिवीज़न होता है जो संस्थाओं में लेन देनों की संख्या काफ़ी होती है, जहाँ लार्ज स्केल पर नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, बहुत से लेन देन किए जाते हैं, वहाँ ये पुस्तकें रखी जाती हैं। ये पुस्तकें 8 प्रकार की होती हैं। वो 8 प्रकार की बुक्स कौन सी होती हैं, चलिए अब देख लेते हैं कि वो 8 प्रकार की बुक्स कौन सी है। तो पहली परचेस बुक हो गई, क्रय बही हो गई। दूसरा विक्रय बही हो गई, विक्रय पुस्तक हो गई जिसको हम कहें। परचेस रिटर्न बुक हो गई, या जिसको हम हिंदी में क्रय वापसी वही कहेंगे। फिर विक्रय वापसी वही मतलब सेल्स रिटर्न बुक हो गई। बिल्स रिसीवेबल बुक जिसको हम प्राप्य बिल वही कहेंगे। और बिल्स पेबल बुक जिसको हम दे बिल बुक कहेंगे या दे बिल बही कहेंगे। इसके बाद मेन जनरल जिसको हम जनरल प्रॉपर कहते हैं, मुख्य बही इसको कहा जाता है, मुख्य बही इसको कहा जाता है। और ये आपके हो गए कितने, 7 टाइप्स हो गए। इसमें एक चीज़ जो है वो मिसिंग है, और उसका नाम है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी क्या, कैश बुक। तो कैश बुक यानी कि रोकड़ बही कहलाती है। तो रोकड़ बही कैश बुक कहाँ बनाई जाती है, या ये सारी बुक्स कहाँ बनाई जाती हैं, जहाँ नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कैश बुक कितने प्रकार की होती है, तो कैश बुक जो है वो जनरली 3 प्रकार की होती है। पहली सिंपल कैश बुक होती है, और सिंपल कैश बुक जिसमें कैश का कॉलम होता है, कैश रिकॉर्ड किया जाता है, इनकमिंग ऑफ कैश, आउटगोइंग ऑफ कैश जिसमें लिखा जाता है, वो सिंपल कैश बुक कहलाती है। फिर एक डबल कॉलम आप किया जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डबल कॉलम कैश बुक कहेंगे, डीसी हमने लिख दिया, जिसको हम डबल कॉलम कैश बुक को द्विस्तंभीय रोकड़ बही कहेंगे, या 2 खानों वाली रोकड़ पुस्तक कहते हैं। तो वो डबल कॉलम कैश बुक कहलाती है। और उसके बाद फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक आ जाएगी, तो हम इसको टीसी लिख देते हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, यानी कि त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, 3 खानों वाली रोकड़ पुस्तक। तो कैश बुक या रोकड़ बही जो है वो कितने प्रकार की हो गई, यहाँ 3 प्रकार की हो गई। सिंपल कैश बुक में कैश का अकेला कॉलम होता है,
डबल कैश बुक में कैश और बैंक दोनों का कॉलम होता है। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, तो कैश का भी कॉलम होता है, बैंक का भी कॉलम होता है और एक नया कॉलम बन जाता है क्या, डिस्काउंट का। तो इसको आप ऐसा याद रख सकते हैं, सिंपल कैश बुक में एक ही कॉलम है कैश का यानी कि सी आएगा, और सी एंड बी आ जाएगा किसमें, आपका कैश बुक डबल कॉलम में आ जाएगा, यानी बैंक और कैश दोनों के कॉलम होंगे। और इसके बाद ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो त्रिस्तंभी रोकड़ वही है, उसमें आपका कैश भी आएगा, बैंक भी आएगा और उसके बाद डिस्काउंट भी आएगा। तो इस तरीके से ये 3 कॉलम वाली कैश बुक बनाई जाती है। और कैश बुक कितने प्रकार की होती है, अपने आप में 3 होती है। फिर इसका एक चौथा प्रकार भी हो सकता है, कैश बुक का एक चौथा प्रकार भी हो सकता है जिसको हम पीटी कैश बुक कहते हैं या पेटी कैश बुक कहते हैं। तो ये पीटी कैश बुक क्या होता है, व्यापार के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उन छोटे छोटे खर्चों को पूरा करने के लिए हम अपनी मेन जर्नल में उसको रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि छोटे मोटे जो बिजनेस के खर्च होते हैं 100 रुपये, 50 रुपये, 200, 500 रुपये वाले, उन खर्चों को मेन जर्नल में नहीं लिखा जाता। जहां हम लाखों का सौदा लिख रहे हैं तो ये 200-500 रुपये वाले जो सौदे होते हैं, जो छोटे छोटे व्यय होते हैं, उनको पीटी कैश बुक में लिख दिया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कैश बुक 4 प्रकार की होती है, ओवरऑल देखें। लेकिन कैश बुक जनरली आप देखेंगे तो कैश बुक, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और इसका एक दूसरा प्रकार भी हो गया पीटी कैश बुक, हिंदी में जिसको हम खुदरा रोकड़ पुस्तक कहते हैं। तो इस प्रकार से रोकड़ बही का क्या हो जाता है, विभाजन। और हमने आपको बताया कि जनरल जो आपको भी सब्सिडरी बुक्स हम बता रहे थे कि वो सब डिवीज़न ऑफ जनरल है, तो कितने प्रकार का होता है, ये 8 प्रकार का। और इस 8 प्रकार के जो सब डिवीज़न ऑफ जनरल है, सब्सिडरी बुक्स है, जिसको हम सहायक पुस्तकें कहते हैं, उनमें हमने आपको अभी 7 पॉइंट तो यहाँ तक दिए गए हैं, 1 नंबर से 7 नंबर तक हमने बताया, और 8वां हमने कैश बुक बताया। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर 11th की बुक में इसका काफ़ी अच्छा डिटेल मिल जाएगा। बस एक बार हम बता देते हैं, परचेस बुक में क्रेडिट परचेस का रिकॉर्ड किया जाता है। परचेस जो गुड्स होता है, क्रेडिट परचेस होता है, यानी कि उधार क्रय का लेखा क्रय वही में किया जाता है। तो परचेस बुक इसलिए होती है, इसमें हम उधार क्रय मतलब क्रेडिट परचेस का लेखा करते हैं, वो भी किसका, गुड्स का। अब सेल्स बुक भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है और जस्ट इसकी अपोजिट है। तो इसमें किसका लेखा होता है, क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी उधार बिक्री को। और कौन सी उधार बिक्री को, जो माल हमने उधार बेचा है उसको यहाँ लिखा जाता है। फिर परचेस रिटर्न बुक जो है, फिर सेल्स रिटर्न बुक है। जैसा कि नाम से क्लियर है कि परचेस रिटर्न बुक में क्या आएगा, जो गुड्स हमने परचेस किया है अगर किसी रीज़न से एस पर स्टैंडर्ड नहीं है तो हम उसको वापस कर देते हैं। तो हमने जिस गुड्स को परचेस किया उसको अगर हमने वापस किया तो वो क्रय वापसी कहलाएगी, और उसको क्रय वापसी बही यानी कि परचेस रिटर्न बुक में लिखा जाएगा। फिर सेल्स रिटर्न बुक आप देख रहे हैं, तो जो गुड्स हमने अपने ग्राहक को बेचा है और हमारा कस्टमर यदि हमको वो माल वापस करता है तो उसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं, और इसको सेल्स रिटर्न बुक में लिखा जाता है। तो एक नॉमिनल नॉलेज जो है इन सब डिवीज़न ऑफ जनरल का यानी सब्सिडरी बुक्स का आप यहाँ गेन कर लें, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे कि किस बुक में पर्टिकुलर क्या रिकॉर्ड किया जाता है। अब बिल्स रिसीवेबल बुक है, तो ऐसे डेटर्स जिनको हमने उधार बेचा है और उन बेचे गए माल के संबंध में डेटर्स ने अगर कोई बिल एक्सेप्ट कर लिया है, हमने बिल लिखा, डेटर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, हमने बिल लिखा, देनदार ने उसको स्वीकृत कर लिया, स्वीकार कर लिया, उस पर अपने साइन कर दिए, वापस हमको लौटा दिया, तो उसको हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। और ऐसे बिल्स रिसीवेबल जो हमने अपने ग्राहक को जारी किए हैं उनको क्या कहा जाता है, बिल्स रिसीवेबल कहा जाता है। जो हमने ग्राहक को जारी किए उससे एक्सेप्टेंस ले लिया, स्वीकृति ले ली, वापस हमारे पास आ गए और प्रूफ के रूप में है कि हमने उस बंदे को उधार माल बेचा है, तो वो बिल कहाँ रिकॉर्ड होंगे, बिल्स रिसीवेबल में। और बिल्स रिसीवेबल का जस्ट अपोजिट होता है बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल किसको जारी किया जाता है, तो ये क्रेडिटर जारी करता है
हमको जारी करता है क्रेडिटर जिसने हमको उधार दिया है, ये लेनदार द्वारा जारी किया जाता है। तो लेनदार क्रेडिटर हमको क्रेडिट परचेस के संबंध में ये बिल जारी करते हैं जिस पर हम अपनी स्वीकृति देते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल पर स्वीकृति कौन देता है, एक्सेप्टेंस कौन देता है? वो एक्सेप्टेंस देता है डेटर्स, जो कि हमारा ग्राहक है, हमारा कस्टमर है। और बिल्स पेबल पर हम एक्सेप्टेंस देते हैं क्योंकि हमें पैसे देना है हमारे क्रेडिटर को, जिसने हमको उधार दिया वो क्रेडिटर कहलाता है। अभी डेटर्स और क्रेडिटर के बारे में भी इस वीडियो में आगे और बताया जाएगा। फिर इसके बाद मेन जनरल वो होती है जो इन 7 बुक्स में नहीं आती है। इन 8 में से 7 बुक्स को आप अलग कर दें, जो इन 7 बुक्स में नहीं आता है वो आपकी 8वें नंबर की बुक में आ जाता है। और 8वें नंबर की बुक को हम क्या कहते हैं? मेन जनरल कहते हैं। जनरल प्रॉपर भी कहा जाता है, इसको मुख्य बही भी कहा जाता है। इसमें क्या लिखा जाता है? इसमें स्पेसिफाइड ये जनरल है। देखिए, इसको कहा जाता है स्पेशल जनरल कहा जाता है, क्योंकि इसमें वो ट्रांजैक्शन आते हैं जो इन 7 बुक्स में नहीं लिखे गए। उन सारे, देखिए इसमें लिखा भी है कि ट्रांजैक्शन फॉर विच सेपरेट सब्सिडरी बुक्स आर देयर आर नॉट रिकॉर्डेड इन मेन जनरल। तो जो 7 बुक्स में रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे वो यहाँ नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे, और जो उन 7 बुक में नहीं आए हैं वो यहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो आई होप ये अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सब्सिडरी बुक सहायक पुस्तकें कितने प्रकार की होती हैं, तो 8 होती हैं। और 8वें नंबर की जो आखिरी बुक होती है वो मेन जनरल होती है। उसको मेन जनरल या स्पेशल जनरल क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है कि इसमें उन 7 जो आपके ये सीक्वेंस में दिए गए इन 7 में जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है डेफिनेटली वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका सब डिवीज़न ऑफ जनरल हो जाता है। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं। डेबिट नोट दिया है और क्रेडिट नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप समझ लें कि डेबिट नोट कौन जारी करता है और डेबिट नोट जो है वो जारी करने का उद्देश्य क्या होता है। देखिए लिखा है व्हेन बिजनेसमैन रिटर्न द गुड्स। जब हम अपना, जैसे कि हमारा बिजनेस है और हम बिजनेसमैन हैं, हमने गुड्स को लौटाया है। बताइए, हम गुड्स लौटाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम परचेस रिटर्न कहेंगे। मतलब जो गुड्स हमने लौटाया है, ख़रीदा हुआ माल लौटाया, परचेस्ड गुड्स है वो परचेस गुड्स है, मतलब क्रय वापसी है। और जब माल क्रय वापसी हो जाता है, माल की वापसी हो जाती है, तो क्रय वापसी में क्या होता है? जब हमने उधार माल खरीदा था तो वो मान लो कितने का ख़रीदा? हमने 10,000 रुपये का ख़रीदा, लेकिन इसमें से अब बताइए 2,000 रुपये का माल हमने क्या कर दिया? वापस। तो अब बताइए हमको कितने रुपए देना होंगे? हम अब 8,000 रुपये देने के लिए ही लायबल हैं। 10,000 का गुड्स हमने ख़रीदा, 2,000 रुपये का माल हमने वापस कर दिया, 8,000 रुपये देने के लिए हम लायबल हैं। लेकिन हमारे नाम से बिजनेसमैन ने कितने रुपए लिख दिए? 10,000, क्योंकि हमने ख़रीदा पहले था 10,000 का। अब 2,000 कम कैसे होंगे? तो उस 2,000 रुपये को कम कराने के लिए क्या जारी किया जाता है? डेबिट नोट जारी किया जाता है। मतलब जो हमारे अकाउंट में पैसे पहले क्रेडिट कर दिए गए थे उसको कम करने के लिए हम 2,000 रुपये क्या करेंगे? डेबिट। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डेबिट नोट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि डेबिट नोट का रिलेशन किससे है, तो वो डेबिट नोट का रिलेशन किससे है? परचेस रिटर्न से है। और डेबिट नोट कौन जारी करता है ये भी याद रखें। तो डेबिट नोट कौन जारी करता है? क्रेडिटर्स जारी करता है। हमने गुड्स जिससे परचेस करा है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स कहते हैं। तो क्रेडिटर्स डेबिट नोट जारी करता है। और कब जारी करता है? जब हम परचेस रिटर्न करते हैं। अब क्रेडिट नोट इसका अपोजिट हो गया। क्रेडिट नोट जो है वो हम जारी करेंगे क्यों? क्योंकि व्यापार हमारा है। और कब जारी करेंगे? जब सेल्स रिटर्न होगी। तो ये हो गया आपका किस पर? सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी पर। अब विक्रय वापसी क्या होती है? हमने अपने ग्राहक को जब उधार बेचा है तो उसको हमने क्या बोला? क्रेडिट सेल्स बोला। और क्रेडिट सेल्स होने के बाद हमारा जो कस्टमर है वो हमको गुड्स लौटाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न, क्योंकि बिका हुआ माल वापस आ गया। अब मान लो हमने उसको 10,000 रुपये का माल बेचा था, है ना, और उसका अकाउंट क्या किया था? डेबिट किया था। लेकिन अब 2,000 का माल उसने वापस कर दिया तो उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब उससे 10,000 नहीं लेना है, 2,000 का माल तो वो लौटा चुका है। तो कितने रुपए हमको लेना है? 8,000 रुपये उससे लेना है। तो जब हमको उससे 8,000 रुपये लेना है,
8,000 रुपये जब हमको उससे चाहिए हैं तो पर्टिकुलर वो 2,000 रुपये अब जो कम देगा, तो इसलिए उसका अकाउंट हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो उसको क्रेडिट करने के लिए क्रेडिट नोट जारी किया जाता है। तो क्रेडिट नोट कौन जारी करता है? क्रेडिट नोट जो जारी किया जाता है वो डेटर्स को जारी किया जाता है, और डेबिट नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? क्रेडिटर्स के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये मैटर जो ऊपर लिखा हमने, ये डेबिट नोट का हो गया, और नीचे जो लिखा है वो क्रेडिट नोट का हो गया। कुल मिला के डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड ये नोट हैं। एक नोट जो है वो सप्लायर जारी करता है, जिसको हम डेबिट नोट कहते हैं, सप्लायर मतलब क्रेडिटर, और एक नोट हम जारी करते हैं अपने ग्राहक को, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट नोट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टर्म है, और ये अकाउंट्स के टर्म है, इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आप इनको बाकायदा अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो देखें अब इसको, आप डिस्काउंट आपको दिखाई दे रहा है। लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ था, उस लास्ट एग्ज़ाम में इस डिस्काउंट से भी एक क्वेश्चन बना था कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऑप्शन बहुत ही जो है वो डिफ़िकल्ट तरीके से बनाए गए थे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट जो व्यापारिक बट्टा होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट, इस बट्टे को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि बिजनेस की कॉमन पॉलिसी में ये डिस्काउंट हर किसी को दिया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में टीडी भी कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, इस टीडी को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जबकि कैश डिस्काउंट जो होता है वो बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि विच डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, तो आप बताएंगे ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो व्यापार में नहीं लिखा जाता, पुस्तकों में नहीं लिखा जाता, और कैश डिस्काउंट हमेशा पुस्तकों में लिखा जाता है, और इसको जो है रिकॉर्ड किया जाता है। अब कैश डिस्काउंट जो है वो क्या होता है, तो एक एग्ज़ाम्पल से समझ लें। जैसे किसी भी चीज़ का सूची मूल्य आपको दिया है, सूची मूल्य मतलब लिस्ट प्राइस, और ये सूची मूल्य आपको दिया है 5,000 रुपये। अब 5,000 रुपये का माल है, 10% इस पर क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% हम इस पर टीडी निकाल देते हैं। 5,000 का 10% कितना हो जाएगा, 500 हम इसमें से लेस कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग प्राइस आ गया कितना, 4,500। इस पर निकाला जाता है क्या, सीडी यानी कि कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट जो होता है वो रिमेनिंग प्राइस पर निकाला जाता है, जो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद आती है। मान लो ये आपका कितना है, 5% है, 5%, तो 4,500 का 5% निकाल दें, 4,500 का 5% आ जाएगा 225। कैसे निकाला हमने, किसी भी अगर नंबर का हमें 5% निकालना है तो एक ज़ीरो कम करके उसको आधा कर दिया करे तो 5% ईजीली आ जाएगा। 4500 4500 का एक ज़ीरो हमने कम किया और 450 का आधा कर दिया, देखिए 225 आ गया। ये बहुत ही आसान तरीका है 5% निकालने का। कैसे निकाला 5%, फिर देख लें। 4500 रुपये का हमको कितना निकालना है, 4500 रुपये का हमको 5% निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, 4500 4500 इंटू 5/100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल करें तो भी ये आ जाएगा कितना, 225। लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या है, एक ज़ीरो कम करके आधा कर दें तो आपका क्या आ जाता है, 5%। अब जो रिमेनिंग बचेगा आपका, तो रिमेनिंग हम निकाल देते हैं 4275, इतना आपके ग्राहक को आपको देना पड़ेगा। ये नेट वैल्यू हो गई, यानी ये ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई, इस पर ट्रांजैक्शन होगा। तो याद रखिए, क्या लिस्ट प्राइस बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है, नहीं रिकॉर्ड किया जाता, क्योंकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट है। क्या ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस में रिकॉर्ड होता, ये भी नहीं होता। ये 3 प्राइस जो नीचे दिए गए हैं इनको रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि रियल ट्रांजैक्शन जो है वो ये हुआ है। तो याद रखिए, आपसे पूछ लिया जाए कि कैश डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, तो कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग प्राइस होता है उस पर दिया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट किस पर दिया जाता, कैश डिस्काउंट रिमेनिंग प्राइस पर दिया जाता है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो किस पर दिया जाता है, वो लिस्ट प्राइस पर देते हैं। लिस्ट प्राइस या जिसको हम कहते हैं एमआरपी, उस पर दिया जाता है। और जो कैश डिस्काउंट होता है ये रिमेनिंग जो प्राइस बचता है उस पर हम निकालते हैं। तो याद रखिएगा, जो वैल्यू को डिडक्ट हमने करके निकाला उस पर होगा कैश डिस्काउंट।
डिस्काउंट और लिस्ट प्राइस पर क्या दिया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। ये डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जबकि ये डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं कि और आगे क्रेडिटर्स और डेटर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं। क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार। जो भी चीज़ें अभी इंग्लिश में लिखी हैं तो हिंदी वाले जो हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में सब कुछ जो है वो आगे आपको दिया गया है, और किस में दिया गया है वो सब आपको दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है ना। तो क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, लेनदार। अब ये लेनदार, इसको हिंदी में एक और डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ किया जाता है और वो कहा जाता है उत्तमण। इसलिए आप इसको जो है वो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश पर ज़ोर लगाएं आप, क्योंकि इंग्लिश जो है वो यूनिफॉर्म लैंग्वेज है। अगर हिंदी में कहीं घुमा कर कुछ आता है तो फ़ौरन आप इंग्लिश में देख के उसको क्लियर कर लेंगे। अब क्रेडिटर कौन होता है, ऐसा पर्सन जो हमें गुड्स उधार बेचता है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। मतलब ऐसा पर्सन जिसने हमको क्या किया है, उस जिससे हमने क्रेडिट परचेस किया है। तो जो क्रेडिटर है उस क्रेडिटर का संबंध ध्यान दें किससे है, उस क्रेडिटर का जो संबंध है क्रेडिट परचेस से है। किससे है, क्रेडिट परचेस से है। मतलब जिस व्यक्ति से हमने उधार खरीदा है वो हमारा क्या है, लेनदार है, वो उत्तमण है या हमारा वो क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर का अपोजिट क्या होता है, तो क्रेडिटर का अपोजिट कौन होता है, डेटर होता है। डेटर जो होते हैं इनसे हमने क्या खरीदा, इनको क्या किया, इनको हमने बेचा है, तो वो कहलाते हैं, कब जनरेट होते हैं, वो क्रेडिट सेल से जनरेट होते हैं। ऐसे ग्राहक जिनको हम उधार माल बेचते हैं वो डेटर्स कहलाते हैं। तो क्रेडिटर कौन हुए, जिनसे हम क्रेडिट परचेस करते हैं। डेटर्स कौन हुए, जिनको हम उधार माल बेचते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं, वो डेटर्स हो गए। अब जो क्रेडिटर होते हैं ये किससे रिलेटेड हैं, ये बिल्स पेबल से रिलेटेड हैं, क्योंकि जिससे हमने उधार खरीदा है तो बताइए उसको क्या करना है, पे करना है। भाई हम परचेस करते हैं तो गुड्स हमने परचेस किया उधार, तो हम उनका पैसा चुकाएंगे ना। तो क्रेडिटर जिस बिल पर हमसे एक्सेप्टेंस ले लेते हैं उनको बिल्स पेबल कहते हैं, और जिनको हमने बेचा है, जो हमारे ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, वो क्रेडिट सेल्स हमसे किया, हमने जिनको क्रेडिट सेल्स किया, उधार बेचा है, वो डेटर्स हैं यानी देनदार हैं। और उन देनदारों पर जो बिल लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, प्राप्य बिल। तो ये प्राप्य बिल हो गए आपके, प्राप्य है ना, प्राप्य बिल। और ऊपर जो हमने लिखा था बिल्स पेबल, वो क्या हो गए आपके, देय बिल, क्योंकि ये पैसा हमको देना है। तो लेनदार और देय बिल होते हैं, प्राप्य बिल और कौन होते हैं, देनदार होते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो कॉम्बिनेशन भी अभी हम आगे बताने वाले हैं। तो क्रेडिटर कौन हुए, इनका नाम फ़ौरन नोट कर लें। क्रेडिटर का दूसरा नाम सप्लायर है, क्योंकि वो गुड्स हमें क्रेडिट में सप्लाई करते हैं जिनसे हम क्रेडिट परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर कौन हो गए, सप्लायर हो गए। और इसके बाद अगर डेटर्स की बात आए तो डेटर्स कौन हो गए, डेटर्स हमारे कस्टमर हो गए, जो गुड्स हमसे खरीदते हैं, यानी कि हम उनको उधार बेचते हैं, जैसा कि हमने क्रेडिट सेल्स लिखा है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। अब इसके बाद कॉस्ट आपको लिखी हुई है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उन सारे एक्सपेंस को अगर हम क्या करें, इकट्ठा कर लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। इस कॉस्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, लागत कहते हैं। और शुद्ध हिंदी में एक शब्द और है, इसको परिव्यय भी कहते हैं। याद रखना, हमने उपरिव्यय नहीं कहा, हमने परिव्यय कहा है। अगर हम उपरिव्यय बोलेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, अप्रत्यक्ष व्यय हो जाएगा। इनडायरेक्ट जो है वो एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जो कि कॉस्ट अकाउंट में आएगा, आगे पढ़ेंगे। और परिव्यय मतलब किसको कहते हैं, लागत को कहते हैं। तो लागत का दूसरा नाम परिव्यय है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कॉस्ट। फिर से समझ लें आप कॉस्ट का मीनिंग क्या होगा, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन द प्रोडक्शन इज कॉल्ड कॉस्ट, है ना। तो जितने भी एक्सपेंस जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाने में, कच्चे माल से पूर्ण निर्मित माल बनाने में, जितने भी उत्पादन पर व्यय लगते हैं, उन सारे व्ययों के योग को हम क्या कहते हैं, लागत कहते हैं। और इस पर भी वीडियो हमने बनाया, मूल लागत क्या होती है, कारखाना लागत क्या होती है। आप पब्लिकली जो है वो वीडियो देख सकते हैं।
अब अगला टॉपिक देख लेते हैं बाउचर। तो बाउचर जो होता है वो हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का क्या होता है, एक रिटर्न सर्टिफिकेट होता है, या रिटर्न सर्टिफिकेट के अलावा हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे व्यापार में किए गए लेन देनों का प्रमाण होता है। इसलिए हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, प्रमाणक कहते हैं। मतलब वो डॉक्यूमेंट जो एविडेंस है किस बात का, इस बात का सबूत है, इस बात का गवाह है कि हमने लेन देन किया है। हम कहीं पैसा जमा करते हैं तो कैश रिसिप्ट ले लेते हैं। हम अगर कहीं भी जो है बैंक में पैसा जमा करते हैं तो डिपॉजिट पर हमें बैंक स्लिप मिलती है। और अगर हम किसी को बैंक चेक काट कर देते हैं और वो जाके पेमेंट लेता है तो वो भी एक क्या है, डॉक्यूमेंट है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन का जो प्रूफ होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, उस प्रूफ डॉक्यूमेंट को, रिटर्न सर्टिफिकेट को हम प्रमाणक यानी कि क्या बोलते हैं, वाउचर। तो जैसा कि आपने देखा होगा कैश बुक में वी नंबर लिखा जाता है। वी नंबर का मतलब वाउचर नंबर होता है, और वो वाउचर जो है वो प्रमाणक होता है। वो इस बात का प्रमाण होता है कि हमने उस व्यक्ति से कोई लेन देन किया है। और डिस्काउंट के बारे में अभी हमने आपको बता दिया कि ये दो तरह का होता है। डिस्काउंट एक डिडक्शन है जो अमाउंट को क्या कर देता है, अमाउंट की वैल्यू को कम कर देता है। 5,000 की चीज़ है, डिस्काउंट लग जाएगा तो 4.5 की हो जाएगी, एक और डिस्काउंट लगेगा और कम की हो जाएगी। तो कुल मिलाकर डिस्काउंट क्या करता है, डिडक्ट करने का काम करता है। ये आपको हमने पहले भी बता दिया है। अब ट्रेड रिसीवेबल लिखा है और देखिए डेटर्स लिखा है, और इसके अलावा इसमें समझ लेते हैं कि ये क्या है पर्टिकुलर। तो ट्रेड रिसीवेबल जो आपको है, इस शब्द को बहुत अच्छे से देख लें। इसको अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, व्यापारिक प्राप्य कहते हैं। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, क्या कहते हैं इसको, व्यापारिक प्राप्य कहते हैं। और व्यापारिक प्राप्य किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, देनदार और देनदारों ने जो बिल एक्सेप्ट करे हैं वो प्राप्य बिल, है ना। इंग्लिश में भी इसको बहुत अच्छे समझ लें कि जो ट्रेड रिसीवेबल है ये किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो TR यानी ट्रेड रिसीवेबल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटर्स, और प्लस हो जाता है इसमें बिल्स रिसीवेबल। मतलब जो हमने उधार बेचा है जिनको, वो डेटर्स हो गए, और उन डेटर्स ने जिन बिल को एक्सेप्ट कर लिया है वो क्या कहलाते हैं, बिल्स रिसीवेबल। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, अगर इन दोनों से कोई कॉम्बिनेशन बनाएं, किस किस से, डेटर्स है और बिल्स रिसीवेबल्स है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगा। हिंदी में बोलें तो देनदार जो हमारे ग्राहक हैं और प्लस उनको जो बिल लिखा गया वो दोनों को ऐड कर दें तो व्यापारिक प्राप्य बन जाता है। और हिंदी में दूसरा नाम इसका प्राप्य खाते भी कहा जाता है, इसको याद रखें। प्राप्य खाते यानी अकाउंट रिसीवेबल भी इसको कहते हैं। तो ध्यान रखिए ये डिफरेंट नेम जो आ रहे हैं इनको आप नोट कर लें, क्योंकि भी थोड़े टाइम तक आपको याद रहता है। फिर जैसे इनकी टच से हम दूसरे टॉपिक पर जाते हैं तो ये वाइट वॉश हो जाते हैं। इसलिए इनको लिख लें, क्योंकि ये प्रैक्टिस में रहेंगे तो याद रहेंगे, आपके पास रिवीजन करने का भी मौका रहेगा। इसलिए नोट करते जाएं, नोट्स बनाना एक अच्छी आदत है। तो आपको ये बता दिया। अब ट्रेड रिसीवेबल का जस्ट अपोजिट क्या होता है, तो उसको हम TP कहते हैं, यानी कि ट्रेड पेबल कहते हैं। आपने देखा ट्रेड रिसीवेबल किसका कॉम्बिनेशन है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का। तो ट्रेड पेबल किसका होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा क्रेडिटर्स का, और दूसरा होगा बिल्स पेबल का। हिंदी में अगर हम इसको बोलें कि ट्रेड पेबल क्या है, तो ये व्यापारिक देय हो जाएंगे, और व्यापारिक देय एक दायित्व होता है। ये आपको बता दें जो ऊपर लिखा था ये क्या है, एक असेट्स हैं, ये दोनों संपत्तियां हैं। और अब जो हम लिख रहे हैं ट्रेड पेबल, ये आपकी क्या है, बिजनेस की लायबिलिटीज़ हैं। तो व्यापारिक देय इनको कहते हैं, या देय खाते भी कहा जाता है। देय खाते क्या होते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, यानी कि दो चीज़ों से बनते हैं जिनका नाम है लेनदार। और इसमें हम जोड़ दें तो कौन सा बिल जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे तो देय बिल जोड़ देंगे, यानी बिल्स पेबल इसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बिल्स रिसीवेबल दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आता है
डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, जबकि आपका ट्रेड पेबल दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ये असेट्स है और ये पर्टिकुलर आपकी क्या है, लाइबिलिटी है। तो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको बैलेंस शीट की कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। ये बैलेंस शीट से संबंधित हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको आप लोग ज़रूर जो है वो लाइक करें और इस पर कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बाद आप देख लेते हैं अभी और भी मटेरियल हमारे पास है आज इस लेक्चर में हम, क्योंकि यूनिट नंबर 1 जो है उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए जल्दी से, आपको दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है तो आपको पता है, जो वह दीर्घकालीन होते हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पर होते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म एक्सपेंस जो हमारे होते हैं, जिनसे एक बार खर्च करने के बाद बार बार हमको फ़ायदा मिलेगा, उन लॉन्ग टर्म एक्सपेंस को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिंदी में नाम क्या है तो इसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमने एक वीडियो में प्रोवाइड की है। फिर रेवेन्यू इसका अपोजिट हो जाता है। रेवेन्यू मतलब हमने आपको बताया भी था कि रीन्यू, ऐसे व्यय जो बार बार होते हैं और बार बार जब हम खर्च करते हैं तो बार बार उनसे फ़ायदा मिलता है। ये किस नेचर के होते हैं तो ये शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, अल्पकालीन होते हैं, इसलिए हिंदी में इनका नाम क्या है, आयगत नाम है। आ से आयगत हो गया और आ से क्या हो गया, अल्पकालीन। अगर आयगत अल्पकालीन है तो पूंजीगत क्या होगा, दीर्घकालीन होगा। इस तरीके से इनको हम पहचान इनकी कर सकते हैं। और आपको ये भी बताया था कि पूंजीगत व्यय कहाँ लिखे जाते हैं तो पूंजीगत व्यय बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। अब आयगत व्यय जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको कहाँ लिखा जाता है तो इनको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में हम लिखते हैं, ठीक है, व्यापार लाभानी खाते में लिखते हैं। फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ऐसे व्यय जो इस नेचर के होते हैं कि इनका कुछ व्यय इस साल से संबंधित है और कुछ व्यय जो है वो अगले साल से संबंधित है। जैसे आपने 30,000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट कराया, अब 30,000 में 1/3 आप इस साल एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना चाहते हैं। एक आपने एडवर्टाइजमेंट प्लान लिया, न्यूज़पेपर में आप ऐड लगवा रहे हैं, हर हफ्ते न्यूज़पेपर वाला ऐड लगा रहा है, तो हर हफ्ते एक बार ऐड लगा रहा है मान लो, और एक साल में वो कितने 10,000 रुपये वहाँ खर्च होंगे। तो 30,000 का 1/3 कितना आ गया, 10,000। वो इस साल से रिलेटेड है तो पीएल के डेबिट में 10,000 आएगा। अब देखिए 1/3 एक्सपेंस आपका इस ईयर से रिलेटेड है, तो बाकी कितना शेयर बचा आपका, 2/3 आपका क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो गया। तो इतना कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो इतने को हमने क्या मान लिया, रेवेन्यू मान लिया, सॉरी, इस 10,000 को हमने क्या मान लिया, रेवेन्यू, और बाकी को क्या मान लिया हमने, कैपिटल मान लिया। तो एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका कुछ भाग जो इस ईयर से रिलेटेड है, प्रेजेंट ईयर से रिलेटेड है, करेंट ईयर से रिलेटेड है, तो वो कहलाता है आपका रेवेन्यू। और बाकी रिमेनिंग जो होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। मतलब एक एक्सपेंस यदि अगर दो नेचर का है तो वो क्या हो जाता है, आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। इसको याद रखिएगा। इसमें प्रारंभिक व्यय वगैरह पूछा जाता है जिसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है तो वो आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें और स्क्रीन पर क्या दिया है। तो ये छोटे छोटे से टर्म दिए हैं, असेट क्या होती हैं, संपत्तियां क्या होती हैं, लेनदार देनदार क्या होते हैं, ये हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया अभी। तो इनको आप जनरली एक बार रीड कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब जैसे ये चालू संपत्तियां लिखी हैं, एक साल से कम जो होती हैं वो चालू संपत्तियां हो जाती हैं, और एक साल से अधिक वाली जो होती हैं वो दीर्घकालीन संपत्तियां यानी कि स्थायी संपत्तियां, फिक्स्ड असेट हो जाती हैं। फिर टेंजिबल असेट क्या है, फिक्स्ड असेट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीज़ें एक जनरल टर्म है। आप एक बार बस पढ़ेंगे तो इनको समझ जाएंगे। पीडीएफ फाइल में भी एज इट इज़ मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो ये नॉमिनल चीज़ें हैं। अब इसके बाद क्रेडिट दिया है, कहाँ से क्रेडिट शब्द लिया गया है तो देखिए आपको ये दिया है क्रेडिट शब्द कहाँ से लिया गया है। तो ये क्रेडियर से बना है, लैटिन लैंग्वेज। क्रेडिट शब्द किससे बना है, क्रेडिटर से बना है, सॉरी, क्रेडिटर से बना है। और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, ड्यू टू दैट होता है, यानी उसको दे, मतलब जो पैसा हमें देना है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। और जो पैसा हमें लेना है उसको हम डेबिट कहते हैं। फिर प्रविष्टि क्या होती है, तो एंट्री का मतलब जब किसी चीज़ को हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम एंट्री कहते हैं। मतलब हम एंटर कर रहे हैं, पहली बार
रिकॉर्ड कर रहे हैं। अकाउंट्स बुक दिया गया है। इंसॉल्वेंट क्या होता है ये समझ लें। तो इंसॉल्वेंट वो होता है, वो व्यक्ति जिसकी असेट्स कम हो जाए और लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए, मतलब वो अपनी असेट्स से अपनी लायबिलिटी का पे नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये हम लिख देते हैं पहले असेट्स और लिख देते हैं हम यहाँ लायबिलिटी। तो क्या चीज़ ज़्यादा हो जाएगी? लायबिलिटी। लायबिलिटी इज़ मोर देन असेट, सो दैट पर्सन विल बी इंसॉल्वेंट। इसका मतलब ये हुआ, जब किसी व्यक्ति की संपत्तियां उसके दायित्वों के मुकाबले कम हो जाएं, असेट्स कम हो जाएं और लायबिलिटीज़ उसकी ज़्यादा हो जाएं और वो अपनी लायबिलिटी को पे करने में असक्षम हो जाए, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो व्यक्ति दिवालिया हो गया, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया। अब नेट वर्थ आपको दी है शुद्ध पूंजी, तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है शुद्ध पूंजी का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में इसको नेट वर्थ कहते हैं। नेट वर्थ का मतलब ओनर्स फंड होता है। ओनर का मतलब बिजनेस का जो ओनर है, मालिक है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का फंड क्या है, या कंपनी में शेयर होल्डर्स फंड क्या है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेट वर्थ का मतलब शेयर होल्डर्स फंड से है, और दूसरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओनर्स फंड को ही हम क्या कहते हैं? शुद्ध पूंजी यानी कि नेट वर्थ कहते हैं, जैसा कि हिंदी में लिखा है कि ये स्वामी की पूंजी है। इसके बाद खाता क्या होता है, और देखिए डेबिट किस शब्द से लिया गया है, तो ये डेबिट डेबिटम से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए ड्यू फॉर दैट लिखा है, मतलब उसके लिए दे, मतलब उसको पैसा देना है। तो डेटर्स के लिए यूज़ किया जाता है डेबिट, और क्रेडिटर्स के लिए यूज़ किया जाता है क्रेडिट। ये शब्द लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं और इनका क्या क्या पर्टिकुलर मीनिंग होता है वो हमने आपको बता दिया, तो इनको आप नोट कर लेना। इसके बाद ये कुछ और टर्म दिए गए हैं जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया है, इंग्लिश में जो बताया वही हिंदी में दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको समझाई गई हैं, देखिए जो अभी हम इंग्लिश में आपको समझा रहे थे ये वही दिया है कि ट्रेड रिसीवेबल बराबर क्या होता है? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल आपको बताया था, टीआर लिखकर बताया था। तो ये ट्रेड रिसीवेबल हैं और ये ट्रेड पेबल हैं, यानी व्यापारिक देय हैं। यहाँ क्या आया था? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ क्या आएगा? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल आ जाएगा। ये भी हमने आपको पहले ही समझा दिया है। तो जो भी चीज़ें हैं इस वीडियो में वो आपको अभी समझा दी गई हैं, काफ़ी अच्छे से आप इसको इन टर्म्स को समझ गए हैं, और समझने के बाद इनको नोट करते जाएं। इससे संबंधित एमसीक्यूज़ बीच बीच में हमने भेजे हैं, तो इससे संबंधित एमसीक्यूज़ आपको अलग से अभी फ़िलहाल नहीं दिए जाएंगे। अगर आपको इनसे संबंधित एमसीक्यूज़ देखना है तो शुरुआत में हमने जो पीडीएफ फाइल भेजी है एमसीक्यूज़ की, उसमें आपको इनसे रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज़ फॉर योर प्रैक्टिस मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।